नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है वापस से। चैप्टर का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इससे जस्ट पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शुरू हुआ था, ठीक है। और भाई ये चैप्टर उन लोगों के लिए बोले हमारे जिनको क्या है कि सर बस कुछ तो करवा दो, पास वास तो हो ही जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। और हाँ, एमसीक्यूज़ वगैरह भी इस चैप्टर से इस साल बने हुए हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप इसको पढ़ो, मैं कह रहा हूँ भाई पक्का पक्का ये आपको हेल्प करेगा। ये इस साल के सेशन के बच्चों की हेल्प करे, अगले साल के सेशन के बच्चों में हेल्प करे, जिस भी तरीके से हेल्प कर सकता है करे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सबसे पहले इस बैलेंस ऑफ पेमेंट शब्द को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल आपको जनरली इंडियन डेवलपमेंट के अंदर भी देखने को मिल गया था। तो कहता है कि इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ओहो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ रिकॉर्ड होता है उसका अपना एक तरीका होता है। ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब है ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री यानी कि जो हमारे देश के अंदर लोग रहते हैं वो, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ मेरे भाई कि हम और आप जैसे लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं विदेशों के साथ, यानी कि पूरे वर्ल्ड के साथ। आप कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं, लेन देन आपका चलता, बेसिकली ट्रांजैक्शंस होती हैं। वो ट्रांजैक्शंस बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रहेंगी। बात करेंगे वो ट्रांजैक्शंस बेसिकली हैं कौन सी, ठीक है। और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जब आप एक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहलाती है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं एक बार वापस से इसको रिकॉर्ड कर दूं। जब हमारे एक देश का एक सिंपल सा नागरिक व्यक्ति, हमारे देश का जो रेजिडेंट है, ठीक है, वो दुनिया के सभी देशों के साथ लेन देन कर रहा है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है जो इकोनॉमिक बेस्ड है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहा है। और उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को आप जो तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपका कहलाएगा बेसिकली क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ शब्द को तोड़ा गया है। सबसे पहले तो ये कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया, तो आपको महसूस होगा फ्यूचर में कि जैसे अकाउंट करते हैं ना, अकाउंट के जैसे मतलब ये समझ लो कि आप इसको अकाउंट्स की तरह रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करी जाती है अकाउंट की, और यहाँ पे क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करी जाती है। ये मतलब तो आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का हुआ। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आपको भी हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं, यही तो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे बात कर लेते हैं रेजिडेंट क्या होता है। आर इंक्लूड इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो कोई इंडिविजुअल रहता है, कुछ फर्म्स रहती हैं या गवर्नमेंट रहती हैं, वो सब आपके रेजिडेंट में काउंट होते हैं। यानी कि अकेला व्यक्ति विदेश दुनिया के साथ व्यापार कर सकता है, कोई फर्म दुनिया के साथ व्यापार कर सकती है, गवर्नमेंट दुनिया के साथ व्यापार कर सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो सब रेजिडेंट में काउंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ओहो, तो कहता है कि रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स। क्या मतलब इस बात का है? इस बात का भाई ये मतलब है कि ये उन ट्रांजैक्शंस को दर्शा देता है जहाँ पे आप किसी गुड्स सर्विसेज एसेट्स को खरीदने का या उसको बेचने का जो अधिकार है वो सामने वाले व्यक्ति को दे देते हो। मतलब इसके अंदर वो सारे अधिकार इन्वॉल्व हैं जिसमें आप कोई सामान खरीद सकते हो या बेच सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे जनरली हो सकती है। बस ये कि एक हाथ पैसा दो, एक हाथ सामान लो, ठीक है जी। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को तोड़ा गया है 4 फेसेस में। सबसे पहला जो फेसेस है, यही ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा है, विजिबल आइटम्स है इसके, ठीक है। और अभी आप इसको पढ़ोगे फ्यूचर में। हमने ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस विजिबल आइटम को बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में मैंने बता दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई दे। तो कहता है कि दीज इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स, ऐसी गुड्स जो दिखाई दे, इसको आप देख सको, छू सको, मेजर कर सको, विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड एंड दे आर मेड सम मटेरियल एंड कैन बी सीन, टच एंड मेजर। बात तो वही है भाई, जो गुड्स आप फिजिकल फेस में रख रहे हो उनको आप एक्सपोर्ट भी करते हो, आप उनको इम्पोर्ट भी करते हो, और वो किसी धातु से बने हुए हैं, किसी मटेरियल से बने हुए हैं। तो ऐसे गुड्स को आप जनरली, ऐसे आइटम्स को आप लोग क्या बोलते हो, विजिबल आइटम्स बोलते हो। और इसका दूसरा नाम बेसिकली इनको क्या बोलते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये जस्ट अभी अगले पन्ने में आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज वो आपको क्या पढ़ा रहा है, इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। और दीज इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। देखो, विजिबल आइटम्स में गुड्स ले रहा था, इनविजिबल आइटम्स में जो दिखाई नहीं देते सर्विसेज, सर्विसेज दिखाई नहीं देती, सर्विसेज करते हुए देख लो भाई कि देखो जी हो गया काम आपका, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यस सर्विस डन, ठीक है। तो दीज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एंड दे हैव नो फिजिकल अपीयरेंस।
तो इनविजिबल आइटम्स की तो वैसे भी कोई फिजिकल अपीयरेंस होती नहीं है। जहाँ फिजिकल अपीयरेंस होती है वो विजिबल आइटम्स होते हैं, जहाँ फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती वो इनविजिबल आइटम्स होते हैं। शिपिंग्स, आपको ऐसा तो है नहीं कि देख सर आपका सामान शिप में चढ़ा दिया गया है, आप देख लो, ठीक है ना। या फिर वो ये कह दे कि सर देखो बैंकिंग से पैसे के ट्रांजेक्शन, ये सब आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सब होता है। गॉट इट। तो विजिबल इनविजिबल दो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के फेस हो गए। एक तीसरा है यूनिलैटरल, या फिर उसको आप इसको अनरिक्वाइटेड ट्रांजेक्शन्स भी कह सकते हो। दीज इंक्लूड गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंस एंड वन वे ट्रांजेक्शन। जितनी भी एक तरफा ट्रांजेक्शन्स होती हैं दो देशों के बीच में या उससे ज़्यादा के बीच में, आप उनको क्या बोलते हो? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आप उनको जनरली बोलते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल है, आप इसको फ्यूचर में पढ़ने वाले हो। जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना अकाउंट के रेस्पेक्ट में, आप इसको करंट अकाउंट के नाम से पढ़ने वाले हो, ठीक है। एंड द लास्ट इज कैपिटल ट्रांसफर्स। तो कहता है दीज आर रिलेटेड टू द कैपिटल एसेट्स और कैपिटल पेमेंट। अब ये वाली बात आपको गवर्नमेंट बजट में पढ़ाई गई है। कैपिटल एसेट्स क्या होती है भैया? आपके पास पैसा आ रहा है, इसकी वजह से, कैपिटल एसेट्स की वजह से, या तो आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है आपका? कैपिटल पेमेंट। अब कैपिटल पेमेंट की वजह से या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जब आप इस तरह की कंडीशंस को देख रहे होते हो तो वो आपकी कैपिटल ट्रांसफर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जो चारों बनी, ये बनी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके अलावा अब मैं एक चीज़ और बता दूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप एक तरीके से और याद रख सकते हो। कहता है यूज द डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आपका देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शंस करता है, बेसिकली वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, तो आप उसको जो रिकॉर्ड करते हो वो डबल एंट्री सिस्टम के नाम पर रिकॉर्ड करते हो। देखो जो अकाउंट्स के बच्चे हैं उनको तो समझ में आता है डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन जो साइंस साइड के बच्चे हैं या फिर जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको नहीं पता कि भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या है। तो आपने सीधा सीधा सुना होगा कि अकाउंट्स वाले हमारे ये करते रहते हैं कि यहाँ डेबिट कर दो, यहाँ क्रेडिट कर दो। तो सिंपल सी बात, आप इस बात को ध्यान रख लो कि वही डेबिट और क्रेडिट आपके डबल एंट्री सिस्टम को जस्टिफाई कर देते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है? तो मेरा भाई क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे इनफ्लो। अगर आपके पास एक रूल होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस रूल को ध्यान में रखते हुए आप भैया बता सकते हो क्रेडिट साइड में क्या आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड को पॉजिटिव साइड ली गई है और डेबिट साइड को नेगेटिव साइड ली गई है, ठीक है। तो ये अकाउंट्स का एक रूल था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो डेबिट। अब ये चीज़ एक नंबर में बहुत आराम से यहाँ पे पूछी जाती है, ध्यान रख लो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट। तो जब वो आपको कोई भी एग्जांपल देगा तो बस आप उसमें ये फील कर लेना कि यार इसकी वजह से ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, आपके पास पैसा आ रहा है या फिर आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा फिर ये चीज़। अब एक बात और सुन लो आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली ना 3 प्रकार का हो सकता है। बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है। वैसे तो आजकल हमारे देश की हालत ये वाली चल रही है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्सिमम केसेस में पिछले कुछ सालों में डेफिसिट ही चल रहा है। बैलेंस कब होता है? जितना आपके पास से गया और जितना आपके पास आया, यानी कि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, जितना गया और उतना ही आया, तो भैया आप है बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सरप्लस कब हो सकता है? जब आपके पास आया ज़्यादा, आपके पास से गया कम, यानी कि आपकी जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से बड़ी है। और डेफिसिट कब होता है? जब आपके पास से गया ज़्यादा और आया कम, ठीक है। जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आया बहुत कम है लेकिन गया बहुत ज़्यादा है, ठीक है सर, तब आप कह सकते हो कि इट्स अ डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात हुई बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट उन ट्रांजैक्शंस, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है डबल एंट्री सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हो। इसके जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने क्या पढ़ा? विजिबल आइटम्स, जो हमारी गुड्स को ट्रीट करता है, जो फिजिकल गुड्स होती हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, उनको ट्रीट करता है। दूसरा आपका क्या करता है? जो आपके इनविजिबल आइटम्स हैं उनको ट्रीट करता है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देते।
यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करता है और आपके कैपिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करता है, तब जाके बनता है आपका प्रॉपर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट में से अब एक शब्द हमने निकाला बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में वापस से बता दूं, जो विजिबल आइटम्स हैं उन्हीं को मैंने कहा था कि उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स और गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, दैट्स इट। जो आप गुड्स बेचते हो माइनस जो आप गुड्स विदेशियों से खरीदते हो एक देश के लेवल पे, ध्यान रखना उसको, उसका जो डिफरेंस होता है उसको जनरली क्या बोलते हैं आप लोग, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ये सरप्लस कब होगा, खुद सोचो, जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो इम्पोर्ट कम कर रहे हो, यानी कि आप सामान बेच ज़्यादा रहे हो, सामान बेचने से पैसा आएगा और सामान खरीदने से पैसा जाएगा। अगर ये डेफिसिट कब होता है, जब आपका बेचा हुआ सामान तो कम है और खरीदा हुआ सामान आपका ज़्यादा है, यानी कि इम्पोर्ट इज़ मोर देन एक्सपोर्ट। और ये बैलेंस कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ध्यान रखना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बीओटी एक सिर्फ हिस्सा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ बाप एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ बच्चा, ठीक है। अब भाई पता नहीं कितनी बार यार, 3 से 4 बार, सॉरी 3 से 4 मार्क्स गलत बोल दिया, तो ये बीच का डिफरेंस इनसे बहुत बार पूछा गया है। तो झिझकने की टेंशन तो भाई झिझकना तो बिल्कुल मत, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत बार सीधा सीधा पूछा गया है। सबसे पहले आप उसके मीनिंग से जानते हैं, ठीक है, या मीनिंग की भी बात करते हैं, चलो छोटी सी बात कर लेते हैं। इसमें विजिबल आइटम्स आते हैं भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल भी आता है, इनविजिबल भी आता है, यूनिलैटरल भी आता है, कैपिटल भी आता है, सारे आते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि इसमें तो आ रहा है एक, इसमें आ रहा है इतने सारे, तो इसीलिए इसको नैरो बोला जाता है। नैरो का मतलब होता है बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, और इसको वाइडर कंसेप्ट बोला जाता है क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि विजिबल तो अकेला है, तो इसके अंदर कैपिटल ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, लेकिन भाई हाँ, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो 3 डिफरेंस, विजिबल इनविजिबल, इसमें एक तो इनको देख लो कि इसके अंदर क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। स्कोप की बात करें, छोटा स्कोप है या वाइडर स्कोप है। और अब बात करें कि भैया ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांजैक्शंस की बात, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल ट्रांजैक्शंस नहीं आती, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती है। अब आप इनको चाहे इनकी डेफिनेशन से भी याद रख सकते हो। तो 4 पॉइंट 4 डिफरेंस, दैट्स इट, 4 मार्क्स। तो ये क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ विजिबल आइटम्स, दैट्स इट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बात वही है जो पढ़ी थी भाई, आप सिस्टमेटिकली उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जो रेजिडेंट यानी कि इंडिविजुअल फर्म से गवर्नमेंट बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो विदेशियों के साथ कोई भी लेन देन आप करते हो तो उनको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब आ जाओ नीचे, जल्दी से ख़त्म होने वाला, इसका ज़्यादा इसमें नहीं बचता खास, क्योंकि सब चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं। ये कहता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मैंने बताया था आपको, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर उन्होंने क्या क्या ले रखा है, विजिबल आइटम्स ले रखे हैं, इनविजिबल आइटम्स ले रखे हैं और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ले रखे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि करंट अकाउंट भी हमारी एक्चुअल नेट इनकम को शो करते हैं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द एक्चुअल ट्रांजैक्शन, तो कितना प्यारा शब्द लिखा, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अफेक्ट द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंट्री। इन्हीं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे देश में इनकम पे इम्पैक्ट पड़ता है, घटती बढ़ती रहती है, आउटपुट घटता बढ़ता रहता है, एम्प्लॉयमेंट घटता बढ़ता रहता है, दैट्स इट। सो इट इज़ द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर, यही है जिसकी वजह से आप पैसा कमाते हो, यानी कि यही वो नेट इनकम जनरेटर है जब आप पैसा कमा लेते हो, यानी कि करंट अकाउंट ही वो मैटर करता है जिससे आप इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब कुछ जनरेट करते हो, ठीक है। अगर मैं करंट अकाउंट के कुछ कंपोनेंट्स की बात करता हूँ तो इन्होंने कुछ आइटम्स दे रखे हैं, जैसे कि विजिबल आइटम्स की बात करता हूँ, ये कब क्रेडिट होता है, जब एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से आपके पास पैसा आता है, इम्पोर्ट करने से आपके पास पैसा चले जाता है, ठीक है। इनविजिबल की बात करें तो सेम, जब एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा, इम्पोर्ट करने से पैसा जाएगा। यूनिलैटरल, जब आपको रिसीव हो रहा है कुछ तो पैसा आएगा, जब आप पे कर रहे हो तो पैसा जाएगा। इनकम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, तो इनकम देखो, जब इनकम मैंने कहा था इनकम क्रेडिट होगी और इनकम पेमेंट क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट हो जाएगी, गॉट इट। और इनके बीच के डिफरेंसेस क्या डाल रखे, नेट क्रेडिट, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नेट ट्रांसफर रिसिट्स और नेट इनकम रिसिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपकी करंट रिसिट्स हो गई सारी, और ये आपकी करंट पेमेंट हो गई सारी, और ये हुआ करंट अकाउंट बैलेंस,
ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार का हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे एग्जाम्पल्स के तौर पे भी वो उसको पूछ लेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के जो बीच का डिफरेंस है वो 3 से 4 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है। उसका तो आपको पढ़ा रहा कैपिटल अकाउंट, ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और द गवर्नमेंट। भाई जब आपके एसेट्स की वैल्यू घटे या बढ़े, लायबिलिटी की वैल्यू घटे या बढ़े, तो उन ट्रांजैक्शंस को कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। बेसिकली कैपिटल अकाउंट के अंदर वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करते हो, आप बोरो कर लो विदेशियों से, आप बोरो कर लो, आपके पास पैसा आ जाएगा लेकिन आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ा देगा। एंड लैंडिंग टू, देखो क्या कह रहा है, बोरो एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम फॉर्म्स। जब आप फ्रॉम की बात करते हो तो आपके पास पैसा आता है, टू के केस में आपके पास से पैसा जाता है। अगर आप किसी से लोन लोगे तो आपके पास पैसा आएगा लेकिन लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी को लोन देते हो तो आपके पास से पैसा जाएगा लेकिन आपकी एसेट्स बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट टू यानी कि विदेशियों को इन्वेस्ट कर सकते, विदेशियों में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदेशी हमारे यहाँ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदेशी हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करेंगे तो भैया ये क्रेडिट साइड है। अगर आप विदेशियों में जाकर इन्वेस्ट करोगे तो ये डेबिट साइड है, ठीक है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर आपके पास किसी भी रीज़न से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है इट्स अ क्रेडिट, किसी भी रीज़न से फॉरेन एक्सचेंज घटता है तो इट्स अ डेबिट। अब आ जाओ वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अगर आप बोरो करते हो विदेशियों से तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसकी वजह से पैसा आ रहा है। अगर आप किसी लेंड करते हो, किसी को लोन देते हो विदेशियों को, तो उसकी वजह से आपके पास से पैसा जा रहा है। इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं नेट बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, ध्यान रखना। अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, विदेशी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आप विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है। नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इसके बीच के डिफरेंस को। अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पैसा जा रहा है। इसके डिफरेंस को क्या बोलते हो आप, नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जितनी भी हैं इनको आप कैपिटल एसेट्स का नाम दे देते हो, और ये जितनी भी हैं इसको आप कैपिटल पेमेंट का नाम दे देते हो, और इनके जो बीच का डिफरेंस हो गया कहलाता है आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस। वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर बात हो जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1 नंबर का क्वेश्चन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 1 नंबर का क्वेश्चन। हम लोग अक्सर ध्यान देते नहीं हैं बट ऐसा आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। ये दोनों जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है ये। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट गिवन डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट्स। अगर आपके यहाँ एफडीआई हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उनके हाथ में ये पावर होती है कि वो इंडिया में आके कोई भी सामान खरीद सकते हैं और उस पर पूरा अधिकार जमा सकते हैं। यही इंडियंस के हाथ में होता है। अगर आप इंडियंस विदेशियों में जाके वो सामान खरीदते हैं अक्सर किसमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो आपको उसका पूरा का पूरा मालिकाना हक आपको एकदम से मिल, जाओ खरीदो और इस्तेमाल करो, वो आपकी हुई। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन, आप एसेट्स खरीद सकते हो सच दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट्स टू द परचेजर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ये फेस होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ खरीदनी है खरीद लो, लेकिन इसका डायरेक्ट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको डायरेक्ट कंट्रोल आपका मिल जाता है। इस बीच में वो आपसे छोटी सी बात और करेगा, एरर एंड ओमिशंस की। इज मोर एलिमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट and it's to the balancing item which reflect the inability to record all the international transactions accurately। कभी कभी इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी जब आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो आप सभी ट्रांजैक्शंस को कभी कभी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाते, जिससे आपको कुछ एरर्स और कुछ ओमिशंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, लास्ट पेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल के सैम्पल पेपर में भी है, इस साल के सैम्पल पेपर में भी है। और ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग समझ लो कि हर 2 साल में एक बार पूछ लेता है, यानी कि पिछले 10 साल के पेपर में 5 साल तो पूछा गया है, 5-6-7 साल ज़्यादा पूछा गया होगा यार, 2 बार से तो ज़्यादा पूछ लेते हैं लोग। 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हर साल एग्जाम में आए, ठीक है। सबसे पहले ये ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बेसिकली होते क्या हैं, ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। मैं पहले एक को डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप दूसरा अपना आप समझ जाओगे। सबसे पहले आप ऑटोनोमस आइटम्स के मीनिंग के ऊपर बात करते हैं। तो कहता है कि रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, विदेशों की बात हो रही है, विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑटोनोमस आइटम्स में आपने उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रखा है, उन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रखा है जिनका मोटिव
पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, यानी कि इकोनॉमिक मोटिव से इन्होंने वो ट्रांजैक्शंस करी हैं। तो इसमें आप उन सभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को ले सकते हो जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं। तो ये तो हुई बात ऑटोनोमस आइटम्स की, ठीक है। दूसरा, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो व्यक्ति प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है वो बंदा भाई फ्री रहता है। दीज ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी कि ये लोग, इन्हें कोई टेंशन नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बैलेंस्ड है, ये उस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और अपने घर जाना। हाँ, इसके अंदर दोनों करंट और कैपिटल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है। साथ में इसका एक नाम और है जिसको आप जानते हो, अबव द लाइन आइटम्स। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को अबव द लाइन आइटम्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करंट और कैपिटल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इफेक्ट होता है उससे फ्री होते हैं, और ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए की जाती हैं, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका इकलौता मोटिव होता है। लेकिन डिफरेंसेस में छोटी छोटी और बात करें तो आप ऑटोनोमस को तो बोलते हो अबव द लाइन, इसको बोलते हो बिलो द लाइन। यहाँ पे आप करंट और कैपिटल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शंस की बात करते हो, यहाँ पे आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की बात करते हो, यहाँ सिर्फ कैपिटल ओनली, यहाँ पे दोनों, ठीक है। यहाँ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के इफेक्ट से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये उसको मेंटेन करते हैं उल्टा। मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। देखो भाई, अबव द लाइन आइटम, बिलो द लाइन आइटम रिकॉर्ड करते हैं। करंट और कैपिटल दोनों ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के इफेक्ट से इंडिपेंडेंट है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करते हैं, उसके इफेक्ट को मेंटेन करते हैं। और अकोमोडेटिंग आइटम्स बेसिकली उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कहते हैं जो इनकी वजह से होती है। रेफर्स टू ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिशिएट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, यानी कि इन ट्रांजैक्शंस की वजह से अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस क्रिएट हो रहा है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेगी। डेफिशिएट हो रहा है तो उस डेफिशिएट को भरने के लिए इनको ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। मतलब अगर आप फ़ायदे में जा रहे हो तो उस पैसे को ये इकोनॉमिकली इस्तेमाल करेंगे, अगर ये नुकसान में जा रहे हैं तो उस नुकसान की भरपाई ये लोग करेंगे। अब चाहे वो बोरोइंग करके करें, चाहे एसेट्स खरीद के करें, XYZ वो कुछ भी हो सकता है। तो ये वो ट्रांजैक्शंस, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं, और ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो इनके हो रहे इम्पैक्ट को कवर करने के लिए की जाती हैं। सरप्लस हो रहा है तो एसेट्स खरीद लो, लोन की रीपेमेंट कर दो, एक्सेट्रा। डेफिशिएट हो रहा है तो लोन ले लो, एसेट्स बेच दो, एक्सेट्रा, ठीक है। इंडिपेंडेंट हैं, ये मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को। दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, अबव द लाइन आइटम और बिलो द लाइन आइटम। और भाई ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको एज इट इज़ लिखना सीख लेते हो तो ये आपको एग्जाम में सीधा 3 से 4 नंबर पकड़ा देगा, और ये इसका एंड, उसका हमारा चैप्टर डन। ये कहते हैं जब डेफिशिएट, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आप डेफिशिएट होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, आप नेगेटिव जा रहे होते हो, तब क्या होता है। इट अराइज व्हेन द टोटल इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर लेस देन द टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ द सच ट्रांजैक्शंस। देख रहे हो आप, जब आपका इनफ्लो यानी आपके पास इतना पैसा आ नहीं रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जो ये ऑटोनोमस आइटम्स या ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से जितना जा रहा है, इसका मतलब यही है कि जब आपका आउटफ्लो बड़ा होता है आपके इनफ्लो से, तब ये पैदा होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस देखने को कब मिलेगा, सरप्लस वाले केस में जो आपका इनफ्लो है वो आपके आउटफ्लो से ज़्यादा होगा इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से। तो ये चैप्टर बस इतना सा है, चैप्टर डन होता है, बल्कि हमने अभी नोट्स के माध्यम से अपनी पूरी मैक्रो पढ़ा ली है। एंड दिस इज इट, थैंक यू सो मच।